हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 प्रारंभिक राज्य। इससे पहले अध्याय 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं अध्याय 6 तक। और एनसीईआरटी की भी बुक को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रारंभिक राज्य। बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, जिसे चित्रित धूसर पात्र कहते थे, प्राप्त हुए थे। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। इसी कारण वे पहले की अपेक्षा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। तो 3 रूप कौन से हैं? पहला है, अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। जैसे कौन? मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। कुछ जनों ने आपस में मिलकर के जनपद का रूप लिया, जैसे पंचाल जनपद का एक उदाहरण है। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय का उदाहरण है। महाजनपद का विकास। आज जानते हैं कि महाजनपद का विकास कैसे हुआ। लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का विवरण है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वश, अवंती, वज्जी, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य थे। इनमें कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित हैं। मानचित्र में सभी महाजनपदों को पहचाने और कौन कौन से जनपद वर्तमान बिहार प्रदेश की सीमा में आते हैं। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं जो बिहार के अंतर्गत आता है। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक था। इसका मतलब होता है पिता के बाद पुत्र शासन करेगा। और महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थीं। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो लकड़ी, ईंट और पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे मांग कहा जाता है। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार और बढ़ई को राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी
कर देना पड़ता था। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। ये नियमित वेतन कर देना, सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 10 में पढ़ेंगे। मगध का उत्थान कैसे हुआ? जानते हैं कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थीं, जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थीं। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों के प्रति भी आसान थी। इसी क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अतिरिक्त मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे योग्य शासक हुए, जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी के मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्र संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डाल करके उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटिल ग्राम में सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। उसने कई युद्धों में अवंती को हराया। फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और राज्य कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसीलिए प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय भी था। इसका लाभ उठा करके चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। गणराज्य, कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक, लिच्छवी, वज्र, विदेह और तात्रिक, मल्ल, कौल्य, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः ये आपस में मिलकर
संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्र संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में वज्र संघ की पहचान करें। वज्र संघ 8 गढ़ का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्र प्रमुख थे। वज्र संघ में विभिन्न गढ़ों के राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में बैठकर वे राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। वज्र संघ में लोक मत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती। गढ़ों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठ करके पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण से इसे गणराज्य कहा जाता है। गण का मतलब क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। वज्र संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवीगढ़ पर विजय प्राप्त किया था और इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वज्र संघ और अजातशत्रु। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मैत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों एवं गाँवों में चैसियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। प्राचीन भारत के गणराज्य व वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता और असमानताएं देखते हैं? नगर का विकास। लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथ में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे। इनका विकास धीरे धीरे हुआ और इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विकास राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुई, जहां शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प, व्यापार, जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुई। इनमें कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी मुख्य मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इसका ये बस्तियां भी नगरों से परिवर्तित हो गईं।
इस कारण ये बस्तियां नगरों में भी परिवर्तित हो गईं। स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए भी सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे, जहां से नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं के द्वारा प्राप्त कर के ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। उनमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक, दास सभी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्लों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन की रूपरेखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी और इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। मानचित्र 65 पेज पर नज़र डालें, आप देखेंगे कि उस पर प्राचीन शहरों को अंकित किया गया है। हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। देखते हैं यहाँ पे महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो आप जरूर आंसर बताएं कमेंट में। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? निम्न में से कौन गणराज्य था? तो ये बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त हित मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।